आप मानो या ना मानो, दुनिया में जो सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली है वो है लोकतंत्र। इससे पहले लोकतंत्र नहीं था। आज कभी-कभी लोग लोकतंत्र की बुराई करते हैं। वो दुबई जैसे सिटी और यूएई जैसे देशों को कहते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। दुबई देखो कितना सुंदर शहर है। लेकिन दुबई कोई शहर नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह दुबई चलता है। वहाँ दुबई कॉर्पोरेट कंपनी जो चाहती है वो होता है। बढ़िया स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, रोड बन गए। वहाँ की जो शासन व्यवस्था है एकदम तानाशाही वाली शासन व्यवस्था है। बट जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आपको पूर्णतः आज़ादी होती है। आपको अपना बात रखने की, बात सुनने की, शासन व्यवस्था में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आपको अगर पसंद आता है तो सरकार आगे चलाएँगे, नहीं पसंद आता है तो 5 साल में उसे हटा देंगे। लेकिन इस शासन व्यवस्था में भी जो सर्वोत्तम 2 लोग हैं जो लोकतंत्र को आजकल चलाते हैं, वो 2 पर्सन हैं। एक है पॉलिटिशियन और दूसरा बिज़नेसमैन। पॉलिटिशियन और बिज़नेसमैन। सिर्फ़ यही दोनों ही लोग इस धरती के इस समय शासन प्रणाली के इस समय सर्वो सर्वा हैं। समझ आपको हिच भगवान है। इस लोकतंत्र में पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ही भगवान है। अच्छा होगा तभी यही करेंगे, बुरा होगा तभी यही करेंगे। कहीं पे अगर बिजनेस हो रहा है तो अच्छा हो रहा है तो इनमें पार्टिसिपेट करना, नहीं बिजनेस हो रहा बुरा हो रहा तब भी यही जिम्मेदार हैं। जहां अपराध होता है ठीक है, नहीं अपराध होता है तो भी ये अपराध करवाते हैं। सारी प्लानिंग बिजनेसमैनों के द्वारा रची जाती है। अब दुनिया भर में सोचो, आतंकवाद अगर बढ़ रहा है तो कौन बढ़ाता होगा? पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। अब अमेरिका दुनिया भर में इतनी बंदूकें बनाता है, अगर आतंकवादी नहीं पैदा होंगे तो उसकी बंदूकें कैसे बिकेंगी? भाई आतंकवादी तो पैदा होनी चाहिए, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके वेपन सेक्टर को बेहतर तरीके से ग्रोथ कर सके। तो ऐसे क्या ना कि इस लोकतंत्र में सिर्फ 2 ही पर्सन है, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन। यही सर्वे सर्वा है, बाकी सब उसके नीचे काम करते हैं। ये जो चाहते वही होता है। जनता वोट देने के बाद जो चाहती है वो नहीं होता है। पॉलिटिशियन जो चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं, बिजनेसमैन जो चाहते हैं वही होता है। बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को डायरेक्शन देंगे, भाई ये नहीं है वो होना चाहिए, फिर हो जाएगा। देखो भारत में क्या रिश्ता चल रहा है। तो आइए आज जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं। लोकतंत्र मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। जनता और उसके शासन संपर्क के आधार पर, जनता और उसके शासन संपर्क के आधार पर। दूसरा, विचारधारा के आधार पे। और तीसरा, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पे। जनता और शासन के संपर्क के आधार पे लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि थोड़ा बहुत स्विट्जरलैंड में है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत छोटे ही देशों में पॉसिबल है, जहां पे थोड़ी बहुत जनसंख्या है, बड़े देशों में पॉसिबल नहीं है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जैसे कि भारत है, यूएसए है। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सारे मिलकर जनता के लिए काम करते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके बच्चों के रोजगार के लिए, देश में पर्यावरण बेहतर है उसके लिए सारे काम कौन करते हैं? हमारे प्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं। दूसरा है विचारधारा के आधार पे उदारवादी लोकतंत्र, और दूसरा समाजवादी लोकतंत्र। भारत में इन दोनों लोकतंत्रों का मिश्रण है। उदारवादी मतलब लिबरल डेमोक्रेसी है, और समाजवादी मतलब सोशलिज्म डेमोक्रेसी है। समाजवादी का मतलब क्या है कि समाज को इक्वल रखने की कोशिश की जाती है। सबके लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था हो, सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सबको किसी भी प्रतियोगिता में बराबर हिस्सेदारी का मौका मिले। ये भारत की डेमोक्रेसी में है, सोशलिज्म वाली डेमोक्रेसी में किया जाता है। जैसे भारत में बहुत अधिक जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे बहुत प्रताड़ना थी। धार्मिक आधार पे तो नहीं थी, जाति आधार पे कुछ ज्यादा ही थे। पिछड़ों दलितों को वर्षों तक लूटा गया, उनको दबाया गया, ना उनको मंदिर में जाने का अधिकार मिला था, ना शिक्षा का अधिकार मिला था, कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन जब भारत लोग आजाद हुआ तो इन जो सबसे बड़ी आबादी है भारत की, जो सबसे बड़ी आबादी 80-85% आबादी है, उसको आरक्षण के माध्यम से कोशिश की गई कि वो आगे बढ़ सकें। तो आरक्षण देकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई। तो भारत में समाजवादी लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। अब राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर एक दलीय लोकतंत्र होता है, जैसा कि चीन, एक ही पार्टी का शासन होता है। दूसरा, द्विदलीय लोकतंत्र, यानी कि उस देश में केवल 2 पार्टियों का शासन होगा, वो है जैसे कि यूएसए। और तीसरा है बहुदलीय लोकतंत्र, जहां पे कोई दलों की संख्या ही नहीं है, जैसे कि भारत। भारत में कुकुर मुत्तों की तरह पार्टियां हर साल बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। राजनीतिक स्तर पे भी कई पार्टियां हैं, राज्य स्तर पे भी कई पार्टियां हैं, और छोटी छोटी भी नई पार्टियां जन्म ली हैं।
भारत की एक सबसे बड़ी अच्छी बात भी है कि भारत में हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है और सत्ता में आने का भी अधिकार है और सत्ता में आकर अपने लोगों को काम करने का अधिकार है। लेकिन समस्या ये है कि भारत में राजनीतिक पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन ये पार्टियां जाति आधार पर बनती भी हैं और जाति आधार पर गोलबंदी भी करती हैं। लेकिन ये सिर्फ जाति आधार पर गोलबंदी करके अपने जात के लोगों को वोट लेकर अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सुहेल देव समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है, ऐसी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं जी, अपनी अपने लोगों के इनके कामकाज से कोई मतलब नहीं है, बस अपने लोगों को आगे बढ़ाती हैं और जनता के खून पसीने की जो टैक्स वाली मेहनत की कमाई है सब लूटती हैं। तो भारत कैसा लोकतंत्र है? बहुदलीय वाला लोकतंत्र है। देखो भाई, यहाँ पे ना भारत में एक ऐसा शासन प्रणाली होने के बावजूद हर व्यक्ति सिर्फ लूटने खसोटने पे लगा है, जिसको जहां मौका मिलता है वहां लूट ले रहा है, खसोट ले रहा है। उनको अपने लोगों को विकास से, डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या हैप्पीनेस में भारत कहाँ है, गरीबी में भारत कहाँ है। आजादी के इतने साल होने के बाद भी भारत के लोगों के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सोच, अगर राशन पानी मिलना जीवन गुजारने के लिए, तो कैसा लोकतंत्र है और कितनी भयानक दशा है। भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखो, क्या हालत हो गई। महंगी शिक्षा इतनी महंगी होती चली जा रही है कि अब आम आदमी की पहुंच से शिक्षा बाहर होती चली जा रही है। भारत में असमानता शुरुआती दौर से ही इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अमीर का बच्चा है तो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा है तो खराब स्कूल में पढ़ेगा। एक तो पढ़ाई एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, एजुकेशन बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन आज इसे भी हंसी मजाक में मनाया जाता है। हंसी मजाक करके पढ़ना और पढ़ाने पे यही होता है कि सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो हंसी मजाक का एक कारण बना दिया गया है भारत में शिक्षा को भी। तो जब डिस्क्रिमिनेशन एकदम बेसिक आधार पे जब इतनी बड़ी मात्रा में होने लगेगा, तो बेहतर आगे लोगों को अवसर एक समान कैसे मिलेगा। आई होप आप लोगों को लोकतंत्र के बेसिक प्रकार समझ में आए होंगे कि लोकतंत्र क्या है। जनता का और संपर्क के आधार पे, विचारधारा के आधार पे और राजनीतिक दलों के आधार पर, संख्या के आधार पर भी लोकतंत्र पाया जाता है। जनता और संपर्क के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे उदाहरण स्विट्जरलैंड का ले लें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे भारत यूएसए का उदाहरण ले लें। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। और राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र तीन प्रकार का होता है, एक दलीय लोकतंत्र जैसे कि चाइना, द्विदलीय लोकतंत्र जैसे कि यूएसए, और बहुदलीय लोकतंत्र जैसे कि भारत। आप, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, आप बताइए कि भारत में जो बहुदलीय शासन प्रणाली है, क्या यह देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी है या बुरी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपको 20 तारीख से, 20 सितंबर से भारतीय लोकतंत्र को पूरा समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, कक्षा 9 की एनसीईआरटी से। थैंक यू।